ये जो साइफर लीक हुआ है, जो डॉक्यूमेंट है, बहुत चर्चा है इसकी इंटरनेट पर। ये कहानी क्या है? ये डोनाल्ड ल्यू जो है ये बड़ा बड़ा जालिम आदमी है और ये बांग्लादेश भी गया था जब शेख हसीना को निकाल रहे थे, यहाँ भी फुदक रहा था और जहां जहां रेजिम चेंज होती है ये वहां का स्पेशलिस्ट है, बड़ा गंदा आदमी है। और डोनाल्ड ल्यू साहब ने फिर उस जिहादिस्तानी राजदूत को बोला, देख राजदूत, हम तुमको ये कह रहे हैं कि आपके संबंध हमारे साथ खराब है, लेकिन अगर चाहते हो कि हम दोनों गाल पे चुम्मी दे डालिंग डालिंग करें तो फिर जो इस समय इस्लामाबाद में व्यक्ति बैठा हुआ है उसको जूते मार के बाहर निकालो। तो ये है सर इस समय इसकी कहानी कि नंबर 1 इसने अमेरिका को नाराज किया था। ये जो पिंजरे वाली मुनिया है ये बार बार वहां क्यों भाग जाता है? क्योंकि अमेरिका जाता है क्योंकि उसको डर है कि कहीं मैकडोनाल्ड ट्रंप न बोले कि उसको छोड़ दे। कि यूएस इस बात से नाराज हुआ कि यूनाइटेड नेशन में कोई निंदा प्रस्ताव आ रहा था रूस के खिलाफ, उसमें वो वोटिंग से आउट हो गए थे। ये इस्लामिक समुदाय का लीडर भी बनना चाहता है। अमेरिका जैसे चीन को देखता है जिस नजरिए से, उसी नजरिए से हम भारत को देखते हैं कि अगर कोई देश है जो चीन से टक्कर ले सकता है, जिसके पास ये ताकत है, डेमोग्राफिक ताकत है, आबादी है, वो हम है ना सर। शैतान भारत भी रहा है। कहनी है एक बात मुझे इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना ऐसे घर में छुपे हुए गद्दारों से। गद्दार कौन है वो आप जानते हैं। बांग्लादेश में या नेपाल में जो प्रयास किया गया और उसमें जो भी ताकतें रही हो वो कहीं ना कहीं सफल रही, क्या हमारे यहाँ ये प्रयास नहीं हुए हैं? भारत में शुरू से ही पीएम साहब कहते रहे हुनर से रोजगार, यंग पीपल से बात करते हैं, चाहे क्या है वो प्रोग्राम जो उनका मन की बात, फिर वो हैकाथॉन करते हैं। आपने देखा है कि हमारे नौजवान नाराज किस बात पे हो? जिहादिस्तान में कुछ नहीं बदलेगा, वही अभी वही है सर, अल्लाह आर्मी एंड अमेरिका चलाते हैं उस देश को। ए क्या? अल्लाह आर्मी और अमेरिका? अमेरिका, हाँ 3 ए है ना, 3 इक्के। ये नया निकाला है आपने। हाँ, अमेरिका चलाता है जिहादिस्तान को, आर्मी चलाती है जिहादिस्तान को और अल्लाह चलाता है उसको। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ललित। हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर। दीपक सर को आज फिर से डीएनपी ने इसलिए याद किया है कि आपको पता होगा एक साइफर लीक हुआ है। साइफर तो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो लीक हुआ है और उसमें यह है कि भाई अमेरिका या सीआईए, वहां की खुफिया एजेंसियां कैसे काम करती हैं, कैसे अमेरिका अलग अलग देशों में जो मनचाहा काम जब नहीं होता है तो कैसे वहां सत्ता का हस्तांतरण कह लीजिए या रिजीम चेंज ऑपरेशन, जिसको मॉडर्न वर्ड है, जो हमने बांग्लादेश में देखा, जो हमने नेपाल में देखा, जो हमने श्रीलंका में देखा। और हमारे यहाँ ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी हसरतें भी देखी कि ये जो श्रीलंका में हो रहा है काश हमारे यहाँ हो जाए। ये जो शेख हसीना के घर में लोग घुसे हैं, काश ऐसे ही हमारे यहाँ मोदी जी के घर में लोग घुस जाएं। जो नेपाल में आगजनी हुई, जैसे नेपाल वाली संसद जली, वैसे ही हमारे यहाँ की जनजी को भी जगना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे क्रांति की आवश्यकता है। तो ये जो क्रांति होती है, ये क्रांति क्या स्वतः स्फूर्त होती है और पैदा हो जाती है या फिर कहीं से कंट्रोल होती है? दीपक सर बेहतर समझाएंगे। दीपक सर, ये जो साइफर लीक हुआ है, जो डॉक्यूमेंट है, बहुत चर्चा है इसकी इंटरनेट पर, ये कहानी क्या है और अमेरिका ने किस तरह से, क्या ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें इमरान खान की रिजीम चेंज कर दिया गया? इमरान खान उस समय लगातार बोल भी रहे थे कि मुझ पर बड़ा दबाव है, यहाँ के लोगों पर दबाव है, अमेरिका मुझे नहीं पसंद कर रहा है। ये जरा पूरी कहानी दर्शकों को एक बार बताइए। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है सर, मैं आप दिख भी रहे हैं। ओके, क्योंकि मैं वांटेड टू मेक श्योर कि पूरी तरह से मैं आपको नजर आ रहा हूं। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, मैं बताता हूं। पहले तो साइफर केबल क्या होता है? हमारे अपने देश में भारतीय विदेश सेवा में वो पिंक रंग का एक कागज होता है। तो हम लोग जब साइफर करते हैं उसको ओटीसी कहते हैं, वन टाइम साइफर। अगर कोई व्यक्ति जिसको ऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं है वो उस कागज को ले भी लेगा तो उस पर क्या लिखा होगा, BQRC 1798HLBQ, उसको कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एक कोड होता है जहां से आप भेजते हैं, फिर डी कोड होने के लिए भारत में होना है और उसको सिर्फ एक बार यूज करते हैं। तो सेकंड टाइम जो भेजेंगे वो कोई और कोड होगा। तो इसको हम साइफर कहते हैं, CYPH। हमारा पूरा डिवीजन है विदेश मंत्रालय में, बहुत अच्छा डिवीजन है। वन ऑफ हमारे बेस्ट ऑफिसर्स जो है वो साइफर का, हम सबको ट्रेनिंग मिलती है।
तो हम भी वो करते थे, मैंने भी कई बार किया। समय लगता है डिकोड करने में और कोड करने में, लेकिन करना पड़ता है। अब ये बात क्या है सर कि इमरान खान बीच में कहता रहा था कि मेरी अच्छे संबंध नहीं है अमेरिका के साथ, वो मुझे निकालना चाहते। क्यों क्यों? तो क्या है कि ये आदमी, एक तो मान लीजिए कि ये बहुत ही लोकप्रिय है अपने देश में, अच्छा है बुरा है, इसकी पत्नी जिन भूत बुलाती रहती है, बहुत कुछ है, लेकिन ये ऐसा आदमी है कि ये एक तो कहता है कि मैं पठान हूं, ये डरता नहीं है। ये चाहता है कि मैं इतिहास में मुझे लोग याद रखें एज ए पर्सन जिसने जिहादिस्तान की फौज को चुनौती दी थी और हरा दिया था। मुझे याद है कि 2021 में इसने कहा था कि देखिए ये लोग मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी मजा बात कही थी, जब तक तो मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर में या घर में बैठा हूं आपको मुझसे डरना नहीं है, लेकिन अगर मैं सड़क पे उतर आया तो जिहादिस्तान कांपेगा। और जब इसका अरेस्ट हुआ था, आपको पता है कि मिलिट्री के ऑफिसर्स को भी हिला दिया था पूरा वहां के लोगों ने, और बहुत से मारे गए, फिर उनको सजा की गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये, और जो लोग इसके साथ थे सर, वो यंग पाकिस्तानी से नौजवान। तो ये लोग चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो कि इसको निकाल दिया जाए एटसेट्रा। दे वांटेड टू हेल्प हिम। ये पहली चीज है। अब कुछ हुआ दैट डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि इसका, इमरान खान न्याजी साहब का जो बिहेवियर था, इसको मैनिक सुइसाइडल डिप्रेशन करते हैं, क्योंकि इसको पता था मुझे निकाल देंगे। इसने ये भी कहा था सर, जब तालिबान ने टेक ओवर किया दोबारा काबुल में, तो बोला कि यह अफगान लोगों की दूसरी आजादी है। इसको निकाल दिया गया था पार्लियामेंट्स में, जब इसको नो कॉन्फिडेंस, ये तो पूरा उन्होंने लीगल सिस्टम फॉलो किया। और वो उस समय वो उनका जो चीफ होता था आर्मी का, बाजवा या बैंड बाजा ऐसा ही कुछ था, बाद में वो मर गया था, विदेश चला गया, भाग गया, फिर वापस आया तो मर गया, बाथरूम में गिर के मर गया। जब ये ले जा रहे थे इसको, इसने पता क्या बोला इमरान खान ने? ये भी कहा कि जो एमपीज हैं जिन्होंने मेरे अगेंस्ट वोट किया है, उनके बच्चों की कभी शादी नहीं होगी। बड़ा कलरफुल आदमी है ये। अपने आप तो 15-20 शादियां कर चुका है, लेकिन उनके बच्चों की शादी नहीं होगी। ये भी सही है कि जिस दिन से इसको निकाला था, इसकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ पार्टी, वो काफी सारी बाई इलेक्शंस जीत चुकी है। तो ये है सर इस समय इसकी कहानी कि नंबर 1, इसने अमेरिका को नाराज किया था जब इसने कहा कि ये तालिबान की या अफगान लोगों की दूसरी आजादी है। और टाइगर ऐसी चीजें नहीं कहते, वो अमेरिकन तेरे को कच्चा खा जाएंगे जैसा वो खा गए थे। अब ये जो पिंजरे वाली मुनिया है, ये बार बार वहां क्यों भाग जाता है? क्योंकि अमेरिका जाता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मैकडोनाल्ड ट्रंप ना बोले कि उसको छोड़ दे। और अगर उसने इमरान खान, वो सारे केस लगा रहे ना, तोशाखाना केस, वो भी मैं समझा देता हूँ तोशाखाना क्या होता है। अगर ये केस सारे इसके अगेंस्ट जो लगाए गए हैं अमेरिका की अप्रूवल के साथ, तो ये उसको डर है कि अगर ये कहीं निकल गया और फिर से वापस आया, ये मेरा तो बैंगन का भरता नहीं है, ये तो दाल का भरता बना देगा मेरे को, पीस कूट कूट के मेरी छुट्टी कर देगा। ये इमरान खान नफरत करते हैं एक दूसरे से। ये ISI चीफ बना था, फिर इसको निकाल दिया ये पिंजरे वाली मुनिया को, मुन्नी बाई जिसको हम कहते हैं, फिर ये इसका इमरान बदला खान ने ही लिया। निकाला था इसको। इमरान खान ने, ये बहुत सी चीजें ऐसी दुश्मनी है उसकी इसके साथ। अब जो हम बात करते हैं तोशा खाना, वो क्या होता है सर? मैं 6 देशों में राजदूत रहा हूं, दूसरे देशों में PM या क्षमा कीजिए राष्ट्रपति की डेलीगेशन के साथ गया हूं, तो वहां के लोग हमें तोहफे देते हैं, नॉर्मल होता है। हम लोग, मुझे याद है जब UAE गए थे तो उन्होंने रोलेक्स घड़ियां दी थी, तो हम रख नहीं सकते थे। हमारा कानून यह है, अगर उसकी कीमत आपको लगे कि 2000 रुपए से ज्यादा है तो तुरंत जाके सरकार को दे दी। वही मैंने किया, हम सब यही करते हैं। और फिर क्या होता है, सरकार फिर उसकी इवेल्युएट करती है कि देखिए जी इसकी कीमत 1.5 लाख है, आपको चाहिए तो आप 1.5 लाख रुपए दे दीजिए। अब वो कहा हम लोग 1.5 लाख रुपए देंगे, मैंने कहा नहीं नहीं, आप उसको गिरवी करवा दी। तो फिर वो साल में 2-3 बार ऑक्शन कर देते, जिसको चाहिए वो ले जाता है। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, मैंने कई चीजें उनको दी हैं, फिर वापस मेरे पास नहीं आई। अब था वो मुझे वो गिफ्ट इसलिए नहीं मिले थे कि मेरा नाम दीपक, इसलिए मिले थे कि मैं भारत का राजदूत था या वहां पर डेलीगेशन का मेंबर था। तो ये 2 चीजें होती हैं, तोशा खाना और साइबर। और इमरान खान फंस गए हैं, क्योंकि ये जो लीक हुआ है, पता नहीं किसने लीक किया है। इमरान खान इसकी बात तो करता था, कहता था कि मेरे पास है वो, ये है वो, क्योंकि वहां के जो राजदूत थे इसके, उन्होंने ये भेजा था कि देखिए जो
ये डोनाल्ड ल्यू जो है ये बड़ा बड़ा जालिम आदमी है। और ये बांग्लादेश भी गया था जब शेख हसीना को निकाल रहे थे, यहाँ भी फुदक रहा था, पाकिस्तान में भी था। दीपक ये सर थोड़ा रेजीम चेंज। जरा विस्तार से बताइए, ये डोनाल्ड लू जिस कैरेक्टर का आप नाम ले रहे हैं, इस ये चाइनीज कैरेक्टर के बारे ओरिजिन में का है। बताइए जी। ये चाइनीज ओरिजिन का है। ये अब असिस्टेंट सेक्रेटरी, यानी हमारे लेवल में अगर आप देखेंगे तो जॉइंट सेक्रेटरी माना जाएगा भारत की सरकार की इक्विवेलेंस में। और जहां जहां रेजीम चेंज होती है, ये वहां का स्पेशलिस्ट है, बड़ा गंदा आदमी है। वहां जाके फिर ये सीआईए के साथ काम करता है, इनके साथ करता है, उनके भारत में भी ये वहां भी गया था। सुनने में मतलब आया था कि जहां सत्ता का मणिपुर परिवर्तन होगा या क्रांति करनी होगी, वहां डोनाल्ड लू भेजा जाता है। वहां भेजा जाता है, क्योंकि ये अपने संबंध बना के रखता है। फिर ये ही इज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली चैप। मैं भी कहीं इनको मिला था जब वो भारत में था, तो मुझे बताया कि ये डोनाल्ड लू है। तो मैंने कहा ये लू है तो इससे आती बदबू है, तो मैं चला गया वहां से। मैं इसके पास नहीं मैं खड़ा होना चाहता, बेवकूफ आदमी। सो व्हाट रियली हैपेंस इज कि इसने बातचीत की थी जिहादिस्तान के राजदूत, जो इमरान खान का राजदूत था। और उस बातचीत के दौरान डोनाल्ड लू ने कहा, देखो भाई, हमारे संबंध आपके साथ ठीक नहीं है, क्योंकि इमरान खान बड़ी बकवास करता है कि दूसरी आजादी हो गई है। और फिर उसने सारे यूरोपियन एम्बेसडर्स को बुलाया था इमरान खान ने, और बोला ये अमरीकी बड़े बदमाश हैं, देखो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बिगड़ गए अमरीकी लोग। और डोनाल्ड ल्यू साहब ने फिर उस जिहादिस्तानी राजदूत को बोला, देख राजदूत, अपनी सरकार को बता दे, जिसको बताना है बता दे, नहीं बताना है ना बता। हम तुमको ये कह रहे हैं कि आपके संबंध हमारे साथ खराब है, लेकिन अगर चाहते हो कि हम दोनों गाल पे चुम्मी दे डालिंग डालिंग करें, तो फिर जो इस समय इस्लामाबाद में व्यक्ति बैठा हुआ है उसको जूते मार के बाहर निकाल दो। ये बेसिक इशू था। और उन्होंने क्या किया, एज अ गुड एम्बेसडर उसने इन्हीं के पास भेजा कि मुझे इसने ये कहा है, तो आप जरा अपना ध्यान रखिए। वो फिर इमरान खान ने उसको रिलीज नहीं किया, अब किसी ने उसको रिलीज कर दिया। उनको लगता है सर, काफी समय हो गया ये जेल में बैठा है, उनको लगता है जिसने भी रिलीज किया कि अब इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये मेरा ख्याल तकरीबन पूरा अंधा हो गया है, इसकी आंखें चली गई हैं, इसकी सेहत भी ठीक नहीं है। तो अब वो बात नहीं है, वो जुनून नहीं है इसके अंदर जो पहले होता था। फिर सर, कितनी देर तक आपके वफादार लोग आपकी तरफदारी करते हैं? टाइम आता है ना, वो भी कहते हैं यार चुप चुप घूम जा, भाग जा यहाँ से, अब कुछ नहीं करना यहाँ। तो दे आर ऑल्सो गेटिंग अ बिट टायर्ड। वो सब लोग चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो ये बेसिक है, ये डोनाल्ड ल्यू साहब जो स्टेट डिपार्टमेंट के सदस्य हैं, जैसे मैं विदेश सेवा का सदस्य हूँ। और इन्होंने बहुत इनका बायोडेटा तो आप देख लेंगे विकिपीडिया पर, बट ही इज अ डेंजरस फेलो बेसिकली। एक दो और थे, एक विक्टोरिया न्यूलैंड भी थी, जिसने यूक्रेन में वो सारी नौटंकी करवाई थी, हटा दिया था एक राष्ट्रपति। ये लोग क्या करते हैं सर, अमेरिका के पास पैसे बहुत है, तो आप जानते हैं, तो हर देश में अपना एक फिफ्थ कॉलम बनाते हैं। फिफ्थ कॉलम का मतलब होता है वो जो मेरे लोग हैं, मेरे सिपाही जो उस देश में बैठे हैं। तो पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक वो आपकी जुडिशरी, आपकी एग्जीक्यूटिव बन जाती है, पॉलिटिक्स बन जाती है, मीडिया बन जाता है। और फिर फिफ्थ कॉलम ये होता है, ये लोग जो हमारे सिपाही हैं, हमारे जो ताबेदार हैं, जो मेरा काम करेंगे। तो इसने ये बना के रखते हैं, और जब मौका आता है उनको एक्टिवेट करते हैं। बांग्लादेश में भी यही किया था। अब कहते हैं कि जी वहां के स्टूडेंट्स की स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग थी, बकवास करते हैं हसीना के अगेंस्ट। ये जो है ना, वहां पे था मोहम्मद यूसुफ खान, वो 90 साल का बुढ़ा जो वहां चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया था। तो उसने कहा था एक पब्लिक मीटिंग में कि ये जो कहते हैं कि स्टूडेंट्स वूडेंट्स ने किया था, सब बकवास है। मेरे जो स्पेशल असिस्टेंट था उसने सब कुछ किया था, भड़काया था लोगों को पैसे दे। और ये स्टूडेंट सर, 50 साल के कोई स्टूडेंट्स होते हैं, 40 साल का कोई स्टूडेंट नहीं होता जो सड़कों पे उतर आए थे। तो ये नैरेटिव बनाया गया था। सिमिलरली ये जो साइबर लीक था, ये इमरान खान तभी तो हमेशा कहता रहा कि अमरीकी मुझे मार डालेंगे, अमरीकी मुझसे नफरत करते हैं। तो फिर ये कहानी पूरी आई थी। एंड अब आपको पता है उसके बाद क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट को भी मेरा ख्याल उसके ऊपर भी आक्रमण किया था। खान के जो सपोर्टर्स थे, आर्मी बहुत बुरी तरह से उसके जो था ना, उसका सर कोर कमांडर जो था वहां पर, मेरा ख्याल कराची में या इस्लामाबाद में, उसके घर पे भी वो हमला किया। और वहां पे उनको वो क्या मिले थे सर, वो पीकॉक्स वगैरह मिले थे, और स्ट्रॉबेरीज मिली थी जब देश भूखा मर रहा था। तो उसको तभी लोग स्ट्रॉबेरी रेवोल्यूशन भी कहते थे। अब मुझे याद नहीं है, सब बुढ़ा हो गया। बट बेसिकली अमेरिका ने इसको सबक सिखाने के लिए कुछ कहा था, और फिर जो होना था वो हुआ। अब क्या होगा
ये मेरा जो मानना है कि कुछ खास नहीं होने वाला है। जब तक मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब पिंजरे वाली मुनिया को अपने पास बिठाएंगे, अपनी गोद में बिठाएंगे, भोजन खिलाएंगे, वहां पे सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। इस बेसिकली अमेरिका का साइड इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि मुझे एक चमचा चाहिए, कहानी खत्म, और चमचा तैयार है। अयूबा खान जब गया था, मैं इसका जिक्र अक्सर करता हूँ, 50s में पहली बार अमेरिका, तो जाके कहता है, अमेरिकन ने कहा देखो जी हमारे सिपाही यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते, उसने कहा मैं ये देखने नहीं आया, सीधी बात कर, पैसे ला, मेरे सिपाही तेरे लिए मरने को तैयार है, तो पैसे देता जा। को भी कहा, तब से आज तक उसको ट्रीट किया गया एज ए चौकीदार, एज अ नौकर, एज ये मेरा मर्सनरी है, ही पूरी मर्सनरी आदमी, जो पैसे देता उसके पास भाग जाएगा। सो दिस इज द रियलिटी। इमरान खान ने इसको तोड़ने की कोशिश की थी, सही किया गलत किया वो आप खुद फैसला करिए, लेकिन उसकी आज वो कीमत चुका रहा है। दिस इज द रियलिटी। सर उस डॉक्यूमेंट में एक चीज का और जिक्र है जी, कि यूएस इस बात से नाराज हुआ कि जो इमरान खान का स्टांस था प्रो रशिया, कि वो व्लादिमीर पुतिन से जाकर मिल भी गए थे, और यूक्रेन वाले यूनाइटेड नेशन में कोई निंदा प्रस्ताव आ रहा था रूस के खिलाफ, उसमें वो वोटिंग से आउट हो गए थे। इस बात से अमेरिका बेहद नाराज था। और बाद में जब इमरान खान की सरकार, सर इमरान खान की जब सरकार गई, तो अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री ने फिर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी। बदले में अमेरिका ने उनको आईएमएफ से बेल आउट दिलवा दिया था। ये तो 100% ये बिल्कुल सही है सर। इसने जब ये पश्चिमी एम्बेसडर लोगों को इमरान खान ने बुलाया था, बुलाया नहीं था, इसने शायद पब्लिक मीटिंग में कहा था कि हम क्या तुम्हारे आपके गुलाम है क्या पाकिस्तानी? हम लोग तो बहुत, उसने ये भी कहा था कि हमने बहुत कीमत चुकाई थी, क्योंकि हम नेटो का जंग जो था अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट, उसमें हम ज्वाइन कर गए थे, हमने गलती की, बहुत पैसा हमने खर्च किया, हमने बहुत उसकी कीमत हमने चुकाई है। तो ये चीजें हैं कि, और फिर उसके फौजी बड़े नाराज हो गए, क्योंकि फौजियों को अफगानिस्तान का अगर जंग चलता 1 करोड़ साल के लिए, वो तो फिर हर साल पैसा बनाते थे ना, अमेरिकन पैसा वगैरह, सऊदी पैसा। तो ये कई चीजें थी, इसने फौज से पंगा लिया और फिर उसकी कीमत इसको देनी पड़ रही है। अभी तक ये जेल में बैठा हुआ है। और फिर अमेरिका ने जो भी कहा उसके बारे में, जो चीजें कहती है, तो हम लोग सब जानते हैं, ये बड़ी नॉर्मल चीजें हैं कि इसने ये किया वो किया और बोला कि मैं अब गुलाम नहीं हूं इनका, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसने और भी कोशिश की सर, ये इस्लामिक समुदाय का लीडर भी बनना चाहता था। आपको याद होगा यूएन में जाके बोला कि एक हम बनाएंगे रियासत मदीना, ये आइडिया इमरान खान का था। नहीं, इसने बात की मलेशिया से, ये यूएन जनरल असेंबली में, और तुर्की से, हम एक इस्लामिक काइंड ऑफ बीबीसी बनाएंगे। तो सबने कहा बड़ी अच्छी बात है, अच्छा ला भाई टर्की पैसे दे। कहता पैसे मैं क्यों दूं, पैसे तू दे। तो उसने कहा अच्छा चल भी मलेशिया तू तो अमीर है, दे। मैं क्यों दूं, तू दे, आइडिया तेरा है। वहीं ठप हो गया, पैसे कौन देगा? इट्स द मनी। वो क्या नहीं कहते हैं सर, जो जिमी कार्टर, बिल्लू भाई क्लिंटन ने कहा था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, राजों का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। किसी का पैसे नहीं थे, वो आइडिया मर गया। तो इसने कोशिश बहुत की थी, लेकिन मेरा ख्याल ओवर रीच। इसने सोचा कि मेरी पॉपुलैरिटी के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी पॉपुलैरिटी के कारण फौज मुझसे पंगा नहीं लेगी। लेकिन फौज को पता था अगर हमने इसके सामने घुटने टेक दिए तो फौज का व्यक्तित्व जो है वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर कोई नहीं डरेगा। वैसे ही लोग सड़कों पे उतर आए थे, वो कोर कमांडर साहब के घर में आफत मचा दी थी इन लोगों ने। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये साइबर केबल वही है जो भेजा गया था। और दीपक सर, इसमें एक और मजेदार चीज है जी, मजेदार चीज ये है, उस पाकिस्तानी राजदूत ने डोनाल्ड लू को ये कहा कि आप पाकिस्तान को तो धमका रहे हैं, लेकिन भारत से कुछ नहीं कहा जा रहा है कि भारत तो उस समय रशियन ऑयल भी हम लोग खरीद रहे थे, हम सब कर रहे थे। उस पर डोनाल्ड लू ने ये कहा कि अमेरिका जैसे चीन को देखता है जिस नजरिए से, उसी नजरिए से हम भारत को देखते हैं। इसका क्या मतलब है दीपक सर? हम देखते हैं मतलब यूनाइटेड स्टेट्स देखता है, या भारत उसी नजरिए से रशिया को देखता है? यूनाइटेड स्टेट्स देखता है चीन के नजरिए से, जैसे चीन को देखता है वैसे ही भारत को देखता है। हाँ तो देखता है ना सब। तो शुरू से हमको पता है कि वो कह रहे थे कि अगर कोई देश है जो चीन से टक्कर ले सकता है, जिसके पास ये ताकत है, डेमोग्राफिक ताकत है, आबादी है, वो हम है ना सर। पाकिस्तान पे वो भरोसा नहीं करते।
इसीलिए उसने ये भी कहा था कि जैसा आप लोग, पाकिस्तान जो है चीन का नौकर है, हम उसी टाइप का रिश्ता चाहते हैं भारत के साथ, वो बनेगा नहीं उसी नजरिए से कि हमारा पार्टनर हो। आप शब्द तो पार्टनर कहते हैं, लेकिन है आप उसके खनसामा। तो हम भी चाहते हैं कि भारत हर जगह हमारे साथ खड़ा, वो खड़ा होगा नहीं। ये उसको पता है कि भारत के इतना प्रेशर नहीं डाल सकता। ये तो उसने कह दिया वहां के राजदूत को। कहने का मतलब राजदूत को ये था कि तू चीन से दूर हो जा और आके मेरी खनसामागिरी कर, वहां पे मत कर के कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सर इनका चलता रहता है। जब उनको पाकिस्तान की जरूरत होगी, जैसे अब है, अगर ईरान पर हमला करना है, बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो सफेद चमड़ी की बहुत कीमत होती है। अमेरिका नहीं चाहेगा उसके सिपाही मरे, और जबकि ये पिंजरे वाली मुनिया, हाँ जनाब मेरे 10 लाख मर जाएं क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन के अंदर हमारी बेगम 1 करोड़ पैदा कर देगी। बेवकूफ गधा कहीं का। सो ये चीजें अगर आप समझ जाएं तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसने हमेशा, जैसे खुद ही कहा है ना सर, कि हमें एक किसने बोला था, उनके मिनिस्टर ने, कि दे हैव यूज्ड अस लाइक टॉयलेट पेपर। तो हो ना तुम हाँ, टॉयलेट ये पेपर। ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा वो भी गधा है। तो यही तो है, जो भाई अपना जो भी कुछ साफ करते हैं उसके साथ किया है, तो तुम तैयार थे, तुम कहते जी मैं टॉयलेट पेपर यहाँ बैठा हूं जी, आके मेरा प्रयोग कर, पैसे देते जाओ। तो दिस इज द रियलिटी। बस इसका कुछ अब ये दब जाएगा, सोशल मीडिया पे चलता रहेगा, सबको मालूम है कि फौज ने उसको नहीं, निकाल दब दिया तो था। जाएगा, दब तो जाएगा, लेकिन आप जब इंडिया का मैप देखेंगे, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और जिस डोनाल्ड लू को आपने शैतान कहा, वो शैतान भारत भी रहा है। इवन हाँ लोकसभा हाँ, चुनाव के दौरान वो तमिलनाडु की यात्रा पर था, और वहां पर उसने ये कहा कि अमेरिका और साउथ इंडिया के बीच गहरे संबंध होने चाहिए। यही नहीं, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो 2023 में अमेरिका गए थे, और उन पर मीडिया हाउसेस के हवाले से ये आरोप लगाया गया, कई जगह रिपोर्ट छपी कि व्हाइट हाउस में मिस्टर राहुल गांधी की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। वो मीटिंग डोनाल्ड लू से बताई गई थी, मीडिया हाउसेस में रिपोर्ट है बकायदा। ये मैंने भी ये सुना है कि ऐसी चीजें हुई थी, बट आई डोंट नो सच्चाई क्या है। वो जिनका आपने नाम लिया है अभी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के, ये तो हम लोग सब जानते हैं ना सर, कि अभी भी कुछ कह दिया उन्होंने हाल ही में, मेरा ख्याल आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, आज भी कुछ उन्होंने हाँ, देश अजीब के सा। प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों गद्दार हैं। हाँ, तो मैं तो भाई इतना ही कहूंगा उनके बारे में सर, जिन्होंने ये आरोप लगाया, मैं जानता हूं दोनों को, पीएम और होम मिनिस्टर। कहनी है एक बात मुझे, इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना ऐसे घर में छुपे हुए गद्दारों से। गद्दार कौन है वो आप जानते हैं, सीक्रेट मीटिंग्स कौन करता है वो आप जानते हैं, इतनी बार विदेश क्यों जाता है वो आप जानते हैं। यहाँ पर उनसे सत्ता छीन गई। और सर मैंने ये कई बार देखा, ये मैंने पता है कहाँ देखा था सर, जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे 1980 में, आपको याद होगा ना, बड़ा हीरो था हम लोगों का, उसने सफेद सरकार को निकाल के आजादी ले आया था, बाद में पागल हो गया। जब सत्ता छीनने की बात आई, मार दो, गोली मार दो, मैं रहूंगा, फिर भाग गया, उसको निकाल दिया, फिर जाके सिंगापुर में कहीं मर गया था। सो ये चीजें होती हैं, जब सत्ता छिन जाती है ना, तो फिर भेजा फ्राई हो जाता है। एंड आई एम सीइंग दिस हैपन। तो ये जो आरोप लगाया इसने कि ये गद्दार हैं, ये वो, दिस इज टोटल नॉनसेंस। ये चीजें नहीं कही जाती। लेकिन या तो फिर वो एक्ट कर रहा है जो उसके मालिक बैठे हैं विदेशों में उनके कहने पर, या फिर खुद ही वो पागल हो गया जिसने भी ये बात कही, अगर उसने ये बात कही है। सो सर इसको आप मेरा मानना है, मेरी आपसे राय यही है कि आप इसको, ये जो डोनाल्ड लू की कहानी है, ये खत्म हो जाएगी सर, ये ज्यादा देर नहीं रहेगी। दीपक सर, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, आप चूंकि इंडिया के बगल में था, लोगों ने यहाँ कहना शुरू कर दिया नेपाल हो जाना चाहिए, बांग्लादेश जैसा होना चाहिए, श्रीलंका जैसा होना चाहिए, म्यांमार जैसा होना चाहिए, ये सब कहानी हमारे यहाँ लोगों ने कही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या नेपाल में जो प्रयास किया गया, और उसमें जो भी ताकतें रही हो, वो कहीं ना कहीं सफल रही, क्या हमारे यहाँ ये प्रयास नहीं हुए हैं या करने की कोशिश नहीं की गई है? अरे अब मैं आपका इसको सीधा जवाब देता हूँ। आपने जेनजी की बात की है ना सर, जो अब जेनजी तो बुढ़ा हो गया है, उसके बाद तो आ गया था जेनजी के बाद क्या आया था, जेन अल्फा, अब वो आ गए ना। जेनजी तो बुढ़ा, पहले तो मिलेनियल्स थे, बड़ा फुदकते थे मिलेनियल्स, फिर जेनजी। भारत में नहीं उठेंगे क्यों?
किस लिए उठोगे? क्या चाहते हैं आप? नेपाल में बुड्ढों की सरकार थी, चोरी की थी। श्रीलंका में राजा पुक्से की सरकार थी। नेपाल का वो जो ओली मोली होली है शायद जेल में बैठा हुआ है या हाउस अरेस्ट में। बांग्लादेश में भी बाहर से लोग लाए गए थे जिन्होंने शोर मचाया था, उसको हटा। शेख हसीना की सरकार में भी भ्रष्टाचार तो बहुत था, शी वाज वेरी स्ट्रांग, लेकिन भ्रष्टाचार जरूर था। तो लोग जनजी सर, जब नौकरी नहीं होती ना, जब पैसा नहीं होता, पेट खाली होता है, फिर दिमाग में तरह तरह के विचार आए। भारत में शुरू से ही पीएम साहब कहते रहे हुनर से रोजगार, यंग पीपल से बात करते हैं, चाहे क्या है वो प्रोग्राम जो उनका मन की बात, फिर वो हैकाथॉन करते हैं। आपने देखा है कि हमारे नौजवान नाराज किस बात पे होंगे, क्या चाहते क्या है, परिवर्तन किस लिए? भारत की छवि देखिए कहां पहुंची, भारत की आर्थिक व्यवस्था देखिए कहां पहुंच गई। और जो लोग बदलाव लाना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब को पसंद नहीं करते, वो ये चीजें उछालते हैं। किसी ने कह दिया अब हम दुनिया से तीसरे नंबर, मैं बताता हूँ उदाहरण, तीसरे नंबर से छठे नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं, तो टीवी चैनल हम छठे बन गए हैं, देखो जी हमारी मार पड़ी है। अब एक कमीने की औलाद, तुम भारत की संतान हो या अमेरिका की? इसमें हंसने की क्या बात है? अगर हम छठे बन गए यार, हम 140 में बन गए हैं, आप लोग क्यों फुदक रहे हो? सर मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मेरी पर कैपिटा तो वही है ना। प्रकाश ललित साहब, आपने आज भोजन किया है, आप जो आज आपने गेहूं आटा खरीदा है, वो 4 दिन पहले भी उसी कीमत पे लिया था। कौन भूखा सोता है भारत के अंदर? मेरे गोदामों में इतना अनाज और चावल पड़ा है, पूरी दुनिया को 1 साल के लिए खिला सकता। इनको ये बात नहीं कि ऐसी कोई नेगेटिव खबर आए उछालो उसको। तो ये चीजें आप यहां पर देखें भाई। अगर मैं मेरी पर कैपिटा, आपकी परचेसिंग पावर पर, हाँ चीजें महंगी हुई हैं, 80 करोड़ लोगों को हम सब्सिडाइज भोजन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं सर? अब आप समझ आ रहा है आपको? नहीं तो चीजें महंगी होती, आटा का चावल का महंगाई हो जाती और फिर लोग नाखुश होते। अभी तो कोई नहीं उतरा सड़क पे। मुझे नहीं पता अगर कोई सड़क पे आया कहने के लिए, कोई नॉर्मल पर्सन कहने के लिए आया है कि देखो जी इतनी महंगाई हो गई है, मेरे पास नौकरी नहीं है। हाँ, नौकरी पे भी असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो ये चीजें सर अगर हम समझ आओ, फिर आप देखेंगे सर जेन जी की जो बात करते हैं, इस बार असम में और तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में यंग वोटर्स बहुत निकले थे सर, और उन्होंने ये कहा है आपकी आइडियोलॉजी जो मर्जी हो, लेकिन देश के ऊपर अगर देश को आप गाली देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये साबित कर दिया उन्होंने, और मुझे गर्व है इस बात पर। बाकी जो मर्जी न्यूज रूम्स में एनालिसिस होता रहे, ये होगा वो होगा, लेकिन ये जेन जी की जो आप बात कर रहे हैं वो पुराना हो गया सर। अब जेन अल्फा की बात करिएगा, जो पिछले 10 सालों में जिनका जन्म हुआ, अब आने में जेन अल्फा आएगा। तो आप देखेंगे अभी कि जो नौजवान लोग हैं भारत के, अब सर जो मैं देख रहा हूं, मिसाल के तौर पे ये जो एक कंपनी है जिसका मैं पेट्रन हूँ, पेट्रन नहीं वो क्या उसको कहते हैं, मेंटर, कंपनी का नाम है लव माई इंडिया, जो ये मैं पहनता हूँ यहाँ पर, ये बनाती है ऐसी चीजें, नेशनलिस्ट प्रोडक्ट्स। और मुझे जो लड़की जो औरत ये चलाती है कहती है कि हमारी डिमांड बढ़ती जाती है हर महीने 30% 40%। मैंने कहा क्यों? कहते हमारे लोग यंग पीपल, बुढ़ों की बात नहीं कर रही, मेरे ऐसे बुजुर्गों की बात नहीं कर रही, यंग पीपल यहाँ पहन के आपकी तरह आपकी उम्र के पहन के दिखाना चाह, हम भारतवासी। ये मेन चीज मैं बताना चाहता हूं सर कि आजकल जो कॉन्फिडेंस, ये जामवंत है जिसने भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत याद करा दी। ये जामवंत है भारत को इसकी ताकत, और ये जलते हैं सर। मेरी बात मानिए, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मेरी ट्रेनिंग नहीं है, 75 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, पता नहीं कितनी देर रहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा सर कि जो इसने भारत को पूरी दुनिया की नजरों में उठाया है और कोई नहीं कर पा। अभी तो यूरोप से आ रहे हैं, अभी इटली में थे, जिसको देखो जो यूरोपियन देश देखो वो कहते हैं कि भारत के साथ दोस्ती करनी है। यूरोपियन कमीशन की वो एक होती थी मारिया कायास, वो एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो यूरोपियन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी की हेड है। तो उसने जाके फ्रांस में पिछले साल कह दिया था, अरे हम भारत के साथ कैरेट एंड स्टिक, हम डंडा भी दिखाएंगे और गाजर भी दिखाएंगे उनको। अभी तो होती कौन है ऐसी बकवास करने की? हमने बोला मैडम कुतुब मीनार चढ़ के कूद जाओ, और फिर 1 महीने के बाद के भारत तो मेरी माँ है, कितना अच्छा देश है, हम दोस्ती करना चाहते हैं, अगर यूरोप को जिंदा रखना है तो भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या बकवास करते हैं ये लोग। सो ये चीजें हैं सर, जब आप इसका ध्यान रखें।
दैट डोंट वरी अबाउट दिस। ये डोनाल्ड ल्यू अब इतना एक्सपोज हो चुका है कि इसकी फूक निकल गई है। और मेरा ख्याल है हाँ हाँ, ये भी किसी है। ने, सर स्टेट डिपार्टमेंट में किसी ने लीक किया जो इसको पसंद नहीं करता। अब ठंडा हो जाएगा। एक होती थी रॉबिन दीपक सर, राफाएल। आपसे मैं एक एक राय बताता हूँ सर, चाहूंगा। एक मिनट सर, एक जी। मिनट सर। रॉबिन राफाएल होती थी असिस्टेंट इसी लेवल की, और उसका हस्बैंड था पाकिस्तान में, वो नंबर 2 होती थी दिल्ली में, और उसका हस्बैंड राजदूत था अमेरिका का पाकिस्तान में। जो जियाउल हक का जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसी में वो भी मारा गया था। तो वो भी बड़ा फुदकती थी, ये है वो है। फिर जब सरकार बदली, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, तो वहां FBI ने रेड मार दी उसके घर पे कि तूने ये चीजें क्यों की, ये चीजें क्यों की। तो डोनाल्ड लू का भी यही हाल होगा। ऐसे ये हर देश में होता है, सिर्फ भारत में नहीं है। जब तक आप सत्ता में हैं ज्यादा फुदकेंगे, जब निकल जाएंगे तो फिर देख लीजिए। एक कहावत मैं सबको बताता हूँ, आपको भी, अपने आप को भी याद कराता हूँ। जिन लोगों से आप मिलते हैं जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं, अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि जब आप नीचे गिरेंगे उन्हीं लोगों से फिर आपकी मुलाकात होगी। वाह, क्या बात है दीपक सर, ये तो क्लाइमेक्स दे दिया आपने। तो ये है सर, दीपक आप सर, कुछ एक पूछ रहे चीज थे सर। आपकी राय चाहूंगा और इस पर सहमति दीजिएगा अगर मैं सही हूं तो। प्रधानमंत्री बार बार एक इशारा कर रहे हैं कि भाई आने वाला संकट है और गंभीर संकट है, कोविड के बाद बड़ा संकट है जिससे देश को लड़ना है। आपने देखा है कि संकट में कुछ लोग इस देश में बैठकर किस तरह का व्यवहार करते हैं। वो संकट को कैपिटलाइज कर लेना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और इसमें डोनाल्ड लू जैसे बहुत सारे लू फू फ्लू आएंगे और जो बताया जाएगा कि देश में सब कुछ खराब है, देश बर्बाद हो रहा है। जो आपने कहा कि तीसरी से छठी इकोनॉमी, छठी से 10वीं इकोनॉमी, ये सब ड्रामेबाजी अभी अगले 6 महीने या साल भर में शुरू हो सकती है। आम भारतीय जो आपको सुन रहा है उसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि कमजोरी है, दुनिया खतरे में है। कुछ लोग ये बताएंगे कि भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत तबाह हो जाएगा, ये नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है। सर, अच्छा नरेंद्र मोदी, अब मेरा सवाल आपसे है, क्या गलती की है उसने? क्या क्या कमजोरी है भारत में आज? क्यों जाते हैं पीएम साहब, विदेशी लोग यहां क्यों भागे आते हैं? क्यों दोस्ती चाहते हैं भारत की? सर, एक आपको आंकड़ा देता हूं सर, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। 102 साल हो गए हैं, 1924। 1 लाख अंग्रेजों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी। सर वो 1 लाख थे बेटा, हम 30 करोड़। क्या गलती हुई हमसे? हुई ना गलती हमसे? कुछ तो हमने गलत किया। ऐसे लोगों के कारण हमने अपने आप को खोखला करने की कोशिश की अंदर से, जो अब ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टाइगर लोग, ये वो इंडिया नहीं है, ये भारत है। और अगर 1 लाख गोरे यहाँ आएंगे ना सर, मैं उनको समुद्र में डुबो दूंगा। मेरी मछलियों ने मुझे कहा है कि हमें सफेद मांस बड़ा अच्छा लगता है, मछलियां खा जाएंगी उनको, सवाल नहीं पैदा होता। तो आज भारत जो नंबर 3-4 आर्थिक ताकत है, नंबर 3 मिलिट्री ताकत है, नंबर 1 डिप्लोमेटिक ताकत है, क्यों जलते हो उससे? गुलामी की मेंटेलिटी क्या है? कुछ चंद डॉलर के खातिर? सो मैं जो लोग इसका बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, खासतौर उनसे यही सवाल पूछता हूँ। ललित साहब, प्रकाश साहब, मेरी माँ है भारत। सर हमारी परंपरा नहीं है माँ से बगावत करना सर। माँ तो हमारे लिए भगवान का रूप होती है सर। भगवान को मैंने देखा नहीं कभी, माँ को देखा है, तो भगवान को देखने की क्या जरूरत है? माँ देख लेना सर। माँ से, माँ की तो बहुत संतान होती है, संतान की एक ही माँ होती है, और भारत हमारी माँ है। ये मैं आपके मीडियम के जरिए सबको बताना चाहता हूं कि ये चीजों पे विश्वास मत करिए। कोई संकट नहीं आने वाला। संकट आता है अगर मेरे पास खाने पीने की दिक्कत हो। हम बता रहे हैं कि हाँ चीजें महंगी होंगी, पेट्रोल को भी बढ़ा, और जी वो इलेक्शन करके आपने नहीं बढ़ाया था। अच्छा भाई चलिए ये कह दीजिए, अगली इलेक्शन आने से पहले अगर मैं कीमत किसी चीज की, वो बाजार में जो कुछ मुझे चाहिए वो सस्ता हो जाए, हाँ जी देखो जी इलेक्शन आ रही है इसलिए सस्ता कर दिया। वो यार चुप कर जाओ यार। तुम लोगों को अपने आप पे भरोसा है, इसको कहते हैं फ्रैजाइल सेल्फ एस्टीम। इस जामवंत ने जिस तरह भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत याद करा दी थी, हमारा जो जामवंत है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने मुझे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता याद करा दी है। पिछले साल दिवाली पे आपने 70 बिलियन में 9 शून्य होते, $70 बिलियन आप लोगों ने खर्च किए थे। 90% जो सामान आपने खरीदा था ना,
प्रकाश सर, 90% वो भारत में बना हुआ था। जलते क्यों हो? जलते वो यूरोपियन देश हैं जहां से हम कुछ नहीं लेते, या फिर हम खुद बना रहे हैं। तो ये चीजें जो है इसको याद रखें अगर, तो बहुत मजा आएगा। और मैं एक चीज आपको और बताऊं सर, 200 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, 200 बिलियन की हमारी देश की, जिसको हम लोग कहते हैं फेथ इकोनॉमी या स्पिरिचुअल इकोनॉमी, यू नो। अब उज्जैन तो टियर 1 सिटी नहीं है सर, वाराणसी भी टियर 1 नहीं था, लेकिन वहां पे देखो कितने शरणार्थी, ये श्रद्धालु जाते हैं। मैं भी जाता हूँ, अयोध्या, ये सब लेवल 1 की सिटीज नहीं थी, पर यहाँ पे देखिए क्या कहता है, इसको हम फेथ इकोनॉमी कहते हैं। और भारत की फेथ इकोनॉमी इस साल 2024 में कहते हैं 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा होगा। और 33 करोड़, सुन लीजिए सर, 33 करोड़ हमारे डोमेस्टिक पिलग्रिम्स हैं, यानी हर 4 में से एक भारतवासी तीर्थ यात्रा पर जाता है। सर ये कौन टिकेगा इस देश के सामने? कौन टिकेगा? एक तो हमारी मिलिट्री ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी हमारी स्पिरिचुअल ताकत है, कोई नहीं उसको बदल पाया। ये जो फुदकते हैं किसी इससे शादी कर लेंगे, उसे वो तुम करो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेरा अपना मानना है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये साइबर का जो भी कुछ हुआ, जिहादिस्तान में कुछ नहीं बदलेगा। वही अभी वही है सर, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका चलाते हैं उस देश को। ए अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, हाँ, 3 ए है ना, 3 इक्के। ये नया निकाला है आपने। हाँ, अमेरिका चलाता है जिहादिस्तान को, आर्मी चलाती है जिहादिस्तान को, और अल्लाह चलाता है उसको। अच्छा, मैं ये बताता हूँ, ये पिंजरे वाली मुनिया, सुनिए इसको, ये इसका फेवरेट लाइन है कि इतिहास में सिर्फ 2 देश हैं जो इस्लाम के नाम पर बनाए गए हैं, एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा जिहादिस्तान है। सऊदी अरेबिया को तो भगवान ने तेल दे दिया, तो अमीर हो गया, अब हमें भी कुछ देगा। क्या देगा बताओ? हाँ, वो अल्लाह देगा। अरे क्या देगा तेरे को? क्या है तेरे पास? हाँ, इंशाअल्लाह ने। अबे गधे, कुछ तो बोल। आगे वो नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। पता है कि कब तक बेवकूफ बनाऊंगा, कब तक चूरन बेचता रहूंगा अपने लोगों को। तो सर इसका अगर आप थोड़ा सोचें, तो जो हमारे देश के साथ जो चाहते हैं कि देश कमजोर हो, उनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए ना सर। चला जाए यार, जो लोग बात करने विदेशों में जाना है जाओ, और आप ही लोगों को सर मैग्सेसे अवार्ड मिलेंगे, आप लोगों को बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपको कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे कोई पुरस्कार नहीं देंगे, उनको पता है कि ये सुनता नहीं है किसी की, सिर्फ देश की सुनता है। आपको नहीं देंगे, तो पता है कि आप राष्ट्रवादी हैं। मैं तो यहां भी लिखता हूं, मैं नेशनलिस्ट, मैं राष्ट्रवादी हूं, टाइगर पंगा मत लेना मेरे से। सर मैं ललित सर, ये मैं आपसे कुछ आज दिल की बातें कर रहा था हमेशा की तरह, क्योंकि आपके साथ होता आई फील वेरी कंफर्टेबल। मुझे मालूम है कि आप AI लगा के मेरे मुंह में और शब्द नहीं डाल देंगे, वही होगा जो मैंने कहा है। 100% भरोसा। थैंक यू दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपका धन्यवाद कि आपने फिर से मौका दिया, बहुत जल्दी हम फिर से इकट्ठे होंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू ललित सर। जय हिंद सर, वंदे मातरम।